हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीड स्टडी सर्कल। तो आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 6 जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कंटिन्यू करेंगे। ये उस चैप्टर का 4th पार्ट है। अगर आपको बाकी पार्ट्स देखने हैं तो वो ऊपर आई कार्ड में होंगे, सो मेक श्योर पहले आप उसे देखें एंड देन इस पे मूव ऑन करें। अब जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, या आपको याद होगा जब हमने सेंट्रल डॉगमा पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको तो हम टर्म देते हैं रेप्लिकेशन, बट जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको हम इस प्रोसेस को हम टर्म देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो यही इन्होंने बोला है कि द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो इसको मार्क कर लीजिए कि डीएनए टू आरएनए हमारा ये होता है कॉपी जो होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यहाँ पे भी हमारा जो कॉम्प्लीमेंटरिटी वो होता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स वगैरह होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं, यही प्रोसेस हमारा इसमें ट्रांसक्रिप्शन में भी लगता है। एक्सेप्ट इसमें यह है कि जब हमारा डीएनए होता है, मैंने डीएनए में बोला था डीएनए में हमारा थाइमीन प्रेजेंट होता है, बट आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो जब हमारा डीएनए में एडनीन जुड़ता है तो एडनीन जुड़ता है थाइमीन के साथ, बट यूरेसिल से एडनीन आरएनए में जुड़ता है यूरेसिल के साथ। तो यही इसमें डिफरेंस आता है कॉम्प्लीमेंटैरिटी में कि जो हमारा जब डीएनए से आरएनए बन रहा होता है तो उसमें थाइमीन की जगह हमारा यूरेसिल बनता है और वो हमारा एडनीन फिर यूरेसिल के साथ ही जुड़ता है। However, unlike in the process of replication, यहाँ पे हमारा रेप्लिकेशन में क्या होता है, जब डीएनए होता था तो पूरा डीएनए रेप्लिकेट होता था कि पूरा का पूरा स्ट्रैंड हमारी दोनों रेप्लिकेट हो रही हैं। बट जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसमें जो हमारा पूरा डीएनए उसका एक सेगमेंट, लेट्स से ये बीच का एक सेगमेंट, ये हमारा आगे ट्रांसक्राइब होता है और इससे हमारा फॉर्म होता है आरएनए। सिर्फ थोड़े से उसका बनता है जिसका हमारे ज़रूरत होती है, सिर्फ उतना सेगमेंट हम डीएनए का ले लेते हैं और उसके हमारे आरएनए फॉर्म कर देते हैं, अपनी स्ट्रैंड फॉर्म करते हैं आरएनए की। अब ये जो हम स्ट्रैंड्स डिमार्केट करते हैं कि हमने ये हमारा पूरा डीएनए है, इसमें से सिर्फ इतना पोर्शन हमें चाहिए अपना आरएनए में, तो इसको करने के लिए हमारे को इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिमार्केट करना पड़ता है। अब ये डिमार्केशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, यही मतलब नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। अभी इसका सिर्फ ब्रीफ पढ़ रहे हैं तो इसमें इतना ही देखते हैं। अब इसमें एक चीज़ इन्होंने बोली है कि वाई बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड, हमारे दोनों स्ट्रैंड्स को हम क्यों नहीं कॉपी करते ट्रांसक्रिप्शन में। तो इसके इन्होंने कुछ पॉइंट्स में आंसर दिए हैं। तो लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला है कि अगर हमारी दोनों स्ट्रैंड ही टेम्पलेट की तरह काम करेंगी तो जो हमारा आरएनए फॉर्म होगा, इस स्ट्रैंड से एक फॉर्म होगा, दूसरी स्ट्रैंड से दूसरा फॉर्म होगा। अब ये जो फॉर्म होगा, इसका जो क्या कहते हैं आरएनए फॉर्म होगा, उसका सीक्वेंस अलग होगा, इससे जो आरएनए फॉर्म है उससे सीक्वेंस अलग होगा। अब आपको याद होगा आरएनए जो होता है वो हमारा आगे जाके प्रोटीन्स बनाता है और उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर हमारे दो आरएनए फॉर्म हुए और दोनों के सीक्वेंस अलग अलग हैं तो ये अलग प्रोटीन बनाएगा, ये अलग प्रोटीन बनाएगा। और पर ज़रूरत तो नहीं है हमें दूसरे की प्रोटीन की, एक ही प्रोटीन की ज़रूरत है। तो इसकी वजह से हमारे जो ये इसमें क्या कहते हैं सीक्वेंस है, इसमें इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की मशीनरी में। सेकेंड पॉइंट हमारा है कि अगर हमारे दोनों आरएनए फॉर्म हुए और वो दोनों सिंस हमारे डीएनए से फॉर्म हो रहे हैं तो वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, दोनों अलग अलग स्ट्रैंड से फॉर्म हुए हैं, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं आरएनए, और ये एकदम से बनते ही आपस में जुड़ जाएंगे और फॉर्म कर लेंगे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जिसकी हमारी बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यही इन्होंने बोला है, इसको हम मार्क कर लेते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले ऊपर ये था कि हमारा एक्सेप्ट एडेनोसिन जो कि हमारा यूरेसिल और के साथ जुड़ता है थाइमीन की जगह, और रेप्लिकेशन की जगह हमें पूरे डीएनए को नहीं करना होता, सिर्फ हमें ट्रांसक्रिप्ट में एक छोटा सा सेगमेंट चाहिए होता है डीएनए का आरएनए बनाने के लिए। अब दोनों स्ट्रैंड्स हमारी क्यों नहीं कॉपी होती है, तो फर्स्ट इसका यही है कि अगर दोनों कॉपी होंगी तो दोनों का अलग अलग सीक्वेंस होगा और इसी वजह से एक सीक्वेंस जो है वो अलग के लिए करेगा, एक अलग के लिए करेगा, हमारी जेनेटिक मशीनरी में कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। सेकेंड हमारा है कि फर्स्ट ये था, सेकंड हमारा है आरएनए आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म कर लेंगे। अब ये सब हमारा इसमें इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट हम चलते हैं टॉपिक पे जो कि है हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसमें हमारा क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डीएनए होता है उसका हमें पूरे को नहीं करना होता ट्रांसक्रिप्शन में यूज़, सिर्फ एक सेगमेंट यूज़ करना होता है। इसकी वजह से हमें उसे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बताना होता है। यही हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमारे डीएनए में ज़रूरी होता है और इसमें हमारे 3 रीजन्स होते हैं। व्हाट आर दीज 3 रीजन्स? सबसे पहला होता है प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर।
तो अब देखते हैं ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं। ये हम पढ़ने से पहले ही कि ये तीनों चीज़ें क्या होती है, इसमें इन्होंने बताया है कि जो हमारे स्ट्रक्चरल जीन होता है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट का, वो हमारा उसकी कन्वेंशन होती है 2 स्ट्रैंड्स की। हमारे जो डीएनए होता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन में उसकी दोनों स्ट्रैंड्स की कन्वेंशन होती है। क्या होती है, सिंस आपको याद होगा मैंने आपको बताया था हमारा जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या फिर जितने भी पॉलीमरेज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो सारे हमारे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करते हैं। अब ये हमारा जब 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करता है तो ये सिर्फ एक स्ट्रैंड पे हमारा वो करता है कंटिन्यूसली काम और दूसरे स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूसली काम करता है। तो जिस स्ट्रैंड पे कंटिन्यूसली काम करता है वो हमारी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी होती है, उसके ऊपर ये अपना 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में अपनी चीज़ बनाता जाता है, अपने स्ट्रैंड बनाता जाता है। तो जो हमारी 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली डायरेक्शन वाली स्ट्रैंड होती है डीएनए की, उसको हम नाम देते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो दूसरी स्ट्रैंड होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए की स्ट्रैंड, उसको हम नाम देते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। पर ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है इसको हम ये किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करती, बस इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड है। आई डोंट नो व्हाई, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब आगे हम जितने भी नोटेशंस पढ़ेंगे ना, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ट्रांसक्रिप्शन में हम जितने भी नोटेशंस पढ़ेंगे कि ये हमारा इस पॉइंट पे लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये सारी हम कोडिंग स्ट्रैंड के रिलेशन में पढ़ रहे हैं, इसके रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस चीज़ हम इन सबको मार्क करते हैं और आगे चलते हैं। तो ये हमारी कन्वेंशन है, इस पर क्या होती है हमारा ये दूसरा पॉलीमरेज आ गया। पहले हमने डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज पढ़ा था, हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आ गया। मतलब ये डीएनए के पढ़ के डीएनए के ऊपर डिपेंड करके उसको आरएनए को फॉर्म करेगा। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम में काम करता है। तो जो हमारी पोलैरिटी होगी टेम्पलेट स्ट्रैंड की वो होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और जो दूसरी स्ट्रैंड होगी उसकी डायरेक्शन होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और ये इन्होंने बोला है कि जो हमारी कोडिंग स्ट्रैंड होती है वो जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली होती है, जो किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करती, वो हमारी आरएनए के जैसी ही होगी, उसका सीक्वेंस आरएनए के जैसा ही होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके सामने वाली जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो उससे फॉर्म कर रहा है ना, तो उसका जो सीक्वेंस होगा वो तो सेम ही होगा दूसरी स्ट्रैंड के। बस ये डिफरेंस होगा कि थाइमीन की जगह आरएनए में यूरेसिल लगा हुआ होगा। तो ये बोल रहा है इन्होंने, एक्सेप्ट थाइमीन हमारा यूरेसिल लगा हुआ होगा। और सारे हमारे जो आगे वो आएंगे रेफरेंस पॉइंट्स हम इससे ही कोडिंग स्ट्रैंड से रेफरेंस से करेंगे। तो अभी इन्होंने पूछा है कैन यू राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब फ्रॉम द अबव डीएनए। तो इन्होंने ये दो हमें डीएनए के सीक्वेंस दे दिए, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड है। तो अगर आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड दी हुई है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्वेश्चन आया और उसमें आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड का इन्होंने सीक्वेंस प्रोवाइड किया हुआ है और इस सीक्वेंस के बेसिस पे कह रहे हैं कि आप आरएनए का वो करो, तो अगर हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड दी हुई है तो हम इसकी कॉम्प्लीमेंट्री लेते चले जाएंगे और जहाँ जहाँ टी आना चाहिए मतलब थाइमीन आना चाहिए वहाँ पे आप यू लगा देंगे, यूरेसिल। तो अगर ए है तो ए हमारा लग जाएगा यू, टी का लग जाएगा ए, जी का सी, सी का जी, ऐसे आप बनाते चले जाएंगे। बट अगर आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं दी हुई है और सिर्फ कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया हुआ है और बोल रहे हैं कि आरएनए का ट्रांसक्राइब करो, सीक्वेंस क्या होगा, तो सेम सीक्वेंस को आप लिखते चले जाओगे एक्सेप्ट टी की जगह यू लगा देंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा तो आप उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस लिखेंगे टी की जगह यू, एंड कोडिंग स्ट्रैंड होगा तो सेम सीक्वेंस को आप ट्रांसक्राइब करेंगे, सेम सीक्वेंस को लिखेंगे बट टी की जगह यू। ये चीज़ तो हमारे दोनों में सेम है कि थाइमीन की जगह यूरेसिल तो लगाना ही है। नाउ अब हम ये देखते हैं कि हमारे प्रमोटर, टर्मिनेटर और ये जीन स्ट्रक्चरल जीन है क्या ये। अब इन्होंने बोला है द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। मतलब जो प्रमोटर और टर्मिनेटर है हमारे स्ट्रक्चरल जीन को वो कर लेते हैं दोनों साइड से एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में। अब जो हमारा प्रमोटर होता है ये हमारा इसमें होता है एक चीज़ टाटा बॉक्स। ये जो टाटा बॉक्स होता है ये क्या होता है, ये टाटा मतलब ये टी ए जो होता है ये सीक्वेंस होता है जहाँ पे हमारा प्रमोटर जाके लगता है। अब प्रमोटर जो है इन्होंने बोला है कि हमारा ये अपस्ट्रीम पे लगा हुआ होता है 5 प्राइम पे। अब ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का जो इसमें वो आएगी, सबसे पहले तो 5 प्राइम या 3 प्राइम या जो भी बोलेंगे, ये हमने ऊपर देखा था कि कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस से बोलेंगे। तो अगर 5 प्राइम पे लगा हुआ है तो कहाँ लगा हुआ है, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम पे लगा हुआ है। और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ये कैसे देख रहे हैं, अपस्ट्रीम क्योंकि हमारा जो पॉलीमरेज काम करेगा वो हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में काम करेगा, तो वो जिस डायरेक्शन से नीचे जाएगा, जिस डायरेक्शन से शुरू होगा फिर दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, तो ये हमारा
5 प्राइम वाली जो चीज़ है, ये 5 प्राइम वाला जो एंड होता है ये, और ये हमारा 3 प्राइम वाले पे जाता है, तो इसको हम कहते हैं ये हमारा अपस्ट्रीम हो गया, और ये नीचे जितने में जा रहा है ये हमारा डाउनस्ट्रीम हो गया। तो ये हमारा ये वाला एरिया प्रमोटर वाला हमारे अपस्ट्रीम में लगा होगा और टर्मिनेटर वाला डाउनस्ट्रीम में लगा होगा। अभी जो हमारा प्रमोटर होता है क्या होता है, हमारा एक डीएनए सीक्वेंस होता है जो कि हमारा आरएनए पॉलीमरेज को एक वो दे देता है, रीजन, एक पॉइंट दे देता है कि यहाँ पे वो अटैच होकर अपना काम करना शुरू कर सकता है। और ये जो प्रमोटर होता है यही हमारा चीज़ होती है जो कि हमारी कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड को डिसाइड करती है। तो लेट्स से अगर हमारा ये प्रमोटर यहाँ पे लगा हुआ है, जहाँ इसमें दिखाया हुआ है डायग्राम में, ये 5 प्राइम एंड पे लगा हुआ है यहाँ पे, तो अगर ये यहाँ पे लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हमारे ये कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगी, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगी। पर अगर ये जहाँ पे हमारा ये टर्मिनेटर है इसकी जगह हमारा प्रमोटर लग जाए यहाँ पे, तो ये हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड रिवर्स हो जाएगी, ये हमारी कोडिंग स्ट्रैंड बन जाएगी और ये हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड बन जाएगी। अब प्रमोटर तो हमने देख लिया कि 5 प्राइम एंड पे लगा हुआ होता है हमारे कोडिंग स्ट्रैंड के। अब टर्मिनेटर उसके ऑपोजिट एंड पे लगा होगा, डाउन स्ट्रीम पे लगा होगा, तो ये हमारा 3 प्राइम एंड पे लगा होता है कोडिंग स्ट्रैंड के ही। अब प्रमोटर तो हमारा वो जगह होती है जहाँ से हमारा ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, टर्मिनेटर नाम से पता लग रहा है टर्मिनेट कर देता है ये प्रोसेस को, तो यहाँ पे हमारे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रुक जाता है। अब कुछ और हमारे वो हो सकते हैं रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जीन्स के, जो कि हम उसके डीएनए के, जो कि हमारे प्रमोटर के इस साइड या इस साइड, मतलब अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम कहीं भी हो सकते हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मार्क कर लेते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो प्रमोटर और टर्मिनेटर हमारे स्ट्रक्चरल जीन को फ्लैंक करे रखते हैं, और प्रमोटर हमारा कहाँ लोकेटेड होता है ये मार्क कर लीजिए, प्रमोटर लोकेटेड होता है हमारा 5 प्राइम एंड के। 5 प्राइम एंड किस चीज़ का, उसका कोडिंग स्ट्रैंड का। ये हमारा डीएनए सीक्वेंस है जो कि बाइंडिंग प्रोवाइड करता है इसके लिए आरएनए पॉलीमरेज के, और ये क्या कहते हैं प्रमोटर जो होता है ये हमारा डिफाइन करता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड कौन कौन सी होगी। अगर हम इनको रिवर्स, इनकी पोजीशन स्विच कर देंगे तो उनकी पोलैरिटी भी रिवर्स हो जाएगी। टर्मिनेटर लगा होता है 3 प्राइम एंड पे कोडिंग स्ट्रैंड के डाउनस्ट्रीम पे, और ये हमारा डिफाइन करता है एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और भी रेगुलेटरी जीन्स लगे होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। अब जीन क्या होता है, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में, कि जीन जो होता है वो हमारा फंक्शनल यूनिट होता है इनहेरिटेंस का। मतलब जो हमारी इनहेरिटेंस होती है वो बेसिकली जीन की वजह से होती है। अब जीन, हमें ये तो 100% पता है कि जीन्स हमारे डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, पर डीएनए के सीक्वेंस के बेसिस पे जीन को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि डीएनए का हमको पता है कि उसका सीक्वेंस होता है बेसिस का, जैसे लेट्स अज्यूम ATCGA एंड सो ऑन, ये जो भी है। तो इसमें ये डिफाइन करना कि भाई ये सीक्वेंस इसका, ये एक जीन है, ये सीक्वेंस ये दूसरा जीन है, ये इस तरह डिफाइन करना जीन को डीएनए के ऊपर बहुत मुश्किल है। तो इसमें इन्होंने बोला है कि द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए एंड आरआरएनए, इसको भी हम जीन कह सकते हैं। तो इस वजह से हम इसे जीन की तरह ना समझ के सिस्ट्रॉन की तरह समझते हैं। अब हाउएवर बाय डिफाइनिंग अ सिस्ट्रॉन, अब ये सिस्ट्रॉन क्या होता है, सिस्ट्रॉन हमारा ये होता है कि जैसे हमारा डीएनए है तो इसका लेट्स अज्यूम ये वाला एक सेगमेंट है, तो इसको हम सिस्ट्रॉन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये सेगमेंट जो है ये हमारा एक पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड कर रहा है। पॉलीपेप्टाइड मतलब दैट्स नथिंग बट प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। तो इस सेगमेंट को, ऐसा सेगमेंट डीएनए का जो कि हमारा एक पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन के लिए कोड करेगा, उसको हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। अब ये जो सिस्ट्रॉन होते हैं, सिस्ट्रॉन को हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे जैसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमने पढ़ा था ना, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, तो इसके बीच का जो ये स्ट्रक्चरल जीन होता है इसको हम दो उसकी तरह कह सकते हैं, जैसे मोनोसिस्ट्रॉनिक भी कह सकते हैं और पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी कह सकते हैं। मोनोसिस्ट्रॉनिक हमारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक हमारा प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया वगैरह में प्रेजेंट होता है। अब ये मोनोसिस्ट्रॉनिक वगैरह होते क्या है, तो मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या होता है, बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि मोनोसिस्ट्रॉनिक हमारा एक प्रोटीन के लिए कोड करेगा और पॉलीसिस्ट्रॉनिक हमारे मल्टीपल प्रोटीन्स के लिए कोड करेंगे। तो सब मोनोसिस्ट्रॉनिक ये एक प्रोटीन के लिए क्यों कोड करता है, क्योंकि जो मोनोसिस्ट्रॉनिक का स्ट्रक्चरल जीन जो होता है ना, जैसे अगर ये हमारा इसका स्ट्रक्चरल जीन है तो ये इंटरप्टेड होता है, ये डायरेक्ट नहीं होता, इसको हमें स्प्लिट करना पड़ता है और स्प्लाइस वगैरह मतलब वो हम आगे पढ़ेंगे, उसको करके हमें उसे पूरा उसका प्रोसेस करके
उसको ज्वाइन करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन है तो इसमें ऐसे ना सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जिनको मैं रेड शेड कर रही हूँ, दीज आर एक्सॉन्स, और इनके बीच बीच में होते हैं हमारे इंट्रॉन्स। अब ये एक्सॉन्स क्या होते हैं, ये एक्सॉन्स हमारे वो होते हैं सीक्वेंस जो कि हमारे मैच्योर या फिर जब हम अपने आरएनए को प्रोसेस कर लेंगे आगे उसमें प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे एक्सॉन्स होते हैं ये हमारे काम के यूनिट्स होते हैं, काम का सीक्वेंस होता है जो कि हमारा इंपॉर्टेंट होता है। और बीच बीच में जो इसे इंट्रॉन्स इंटरप्ट करते रहते हैं ना, ये इसके हमारे अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, इसको हम कट करके निकाल देते हैं और फिर एक्सॉन्स को जोड़ देते हैं और उससे हमारा मैच्योर या फिर प्रोसेस्ड आरएनए बनता है। ये पूरा प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे। सो इसमें पैराग्राफ में हम वो कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने हमें बताई थी। तो सबसे पहले जीन हमारा फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस का, ये तो हमें पता है, पर ये डिफाइन करना डीएनए के सीक्वेंस के टर्म में मुश्किल है। टीआरएनए और एमआरएनए को भी जो करते हैं वो भी हमारे वही होते हैं, जीन ही होते हैं। अब एक चीज़ आई हमारी सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या होते हैं, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है। अब इसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक में और पॉलीसिस्ट्रॉनिक में। मोनो होता है हमारे यूकैरियोट्स में, पॉली होता है हमारा बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में। अब ये जो यूकैरियोट्स में हमारा मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है ये हमारा इंटरप्टेड होता है, ये इसका सीक्वेंस। ये जो हमारा इसमें क्या होता है, कोडिंग जो सीक्वेंस होता है इसमें हम उसको कहते हैं एक्सॉन्स, और जो कोडिंग के बीच में जो हमारे एक्सॉन्स इंटरप्टेड होते हैं वो किससे होते हैं, इंट्रॉन्स की वजह से। एक्सॉन्स वाले हमारा जो सीक्वेंस होता है वो हमारा प्रोसेस्ड या फिर मैच्योर आरएनए में एक्सप्रेस होगा, दिखाई देगा, और इंट्रॉन्स हमारे उसमें नहीं दिखाई देंगे मैच्योर आरएनए में। और ये जो स्प्लिट जीन हमारी अरेंजमेंट होती है, मतलब जो ये हमारा ये चल रहा है, इंट्रॉन एक्सॉन वगैरह चल रहे हैं और ये इंट्रॉन्स अनइम्पॉर्टेंट है, सिर्फ एक्सॉन्स इंपॉर्टेंट है, तो ये स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है क्योंकि हमारा वो जो एक एक्सप्रेस होगा जीन वो हमारा स्प्लिट हुआ है। तो इस स्प्लिट जीन अरेंजमेंट की वजह से हमारा जीन को फिर से डीएनए सेगमेंट के ऊपर एक्सप्रेस करना या फिर डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है इस वजह से। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब जो हमारा कोई कैरेक्टर वो होता है इनहेरिट, तो वो हमारा प्रमोटर और उसकी वजह से भी वो होता है इफेक्ट, प्रमोटर और रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। जो कि हमने बोला था ना कि प्रमोटर तो वो होता है जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्टार्टिंग में लगा हुआ होता है, और रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हमारे होते हैं प्रमोटर के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये जो होते हैं ये भी हमारे इफेक्ट करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर के। तो इनको कभी कभी हम लूजली डिफाइन कर देते हैं रेगुलेटरी जीन्स की तरह, इनको रेगुलेटरी सीक्वेंसेस को हम लूजली कह देते हैं कि रेगुलेटरी जीन्स। हाउएवर इन्हें हम कह तो देते हैं जीन्स, पर ये हमारे कोड नहीं करते, ना ही किसी आरएनए के लिए ना ही किसी प्रोटीन के लिए। तो बेसिकली इसकी पूरे की क्या वो आया हमारा इस पैराग्राफ का, ये है कि हम जीन को डीएनए के ऊपर एक्सप्रेस करना कि या फिर डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें सिस्ट्रॉन, मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक, और फिर एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, इनका हम अभी काम देखेंगे आगे। तो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ आरएनए क्या होते हैं। इन्होंने बोला है इन बैक्टीरिया हमारे 3 तरह के आरएनए होते हैं। क्या आरएनए होते हैं, मार्क करते चलते हैं। तो हमारे बैक्टीरिया में 3 तरह के आरएनए होते हैं। सबसे पहला एमआरएनए, फिर टीआरएनए और फिर आरआरएनए। 3 तरह के आरएनए होते हैं। एमआरएनए क्या होता है, एम मीनिंग मैसेंजर, तो ये हमारा मैसेंजर आरएनए होता है। टीआरएनए, टी मीनिंग ट्रांसफर आरएनए, तो ये टी से हमारा ट्रांसफर बना। आरआरएनए, आर से राइबोसोमल आरएनए। तो ये तीनों आरएनए हमारे ज़रूरी होते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। एक सेल में प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए तीनों आरएनए होने ज़रूरी हैं। अब जो एमआरएनए है, नाम से पता लग रहा है ये हमारा मैसेंजर होता है। तो ये हमारा डीएनए से वो लेके आता है, टेम्पलेट लेके आता है, और वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए टेम्पलेट लेके आता है, टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। टीआरएनए को हम अडेप्टर भी कहते हैं क्योंकि हमारा अडेप्टर की तरह काम करता है। ये उसको जेनेटिक कोड को रीड करता है हमारे एमआरएनए जो देता है, और उसके ऊपर अमीनो एसिड्स को लेके आता है और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में हेल्प करता है। आरआरएनए हमारा स्ट्रक्चरल रोल करता है प्ले, और कैटालिटिक रोल प्ले करता है। किसमें, ट्रांसलेशन में करता है प्ले। और कैटालिटिक तो आपको पता होगा कैटलिस्ट की तरह करता है, तो ये हमारे प्रोसेस को जल्दी करवाता है। और देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन करवाता है।
किनकी, सारे तरह के आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन कराता है। तो इस लाइन से हम क्या समझ सकते हैं कि हमारे तीनों आरएनए जो बनते हैं वो हमारे डीएनए की उससे बनते हैं। डीएनए हमारे टेम्पलेट की तरह काम करता है क्योंकि ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। तो ये डीएनए पे डिपेंड करके आरएनए फॉर्म हो रहे हैं। तो तीनों आरएनए हमारे डीएनए पे टेम्पलेट की तरह यूज करके बनते हैं। अब आगे हम ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ने से पहले इन सब चीज़ों को मार्क कर लेते हैं जो कि हमारी इंपॉर्टेंट थी। मैसेंजर आरएनए था, ट्रांसफर आरएनए था, राइबोसोमल आरएनए था। तीनों हमारे ज़रूरी होते हैं। और एमआरएनए टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, टीआरएनए अमीनो एसिड्स को लेकर आता है, जेनेटिक कोड रीड करता है, आरआरएनए स्ट्रक्चरल और कैटालाइटिक रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन में। और एक एंजाइम यूज होता है पूरे में, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो कि सारे उनकी वो कराता है। अब हम चलते हैं अपना ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ते हैं। तो इसमें इन्होंने बोला है, अब एक्चुअली इसको रीड करने से पहले हम इस डायग्राम को देख के मैं आपको समझाती हूँ, देन हम रीड करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क करते चलेंगे। सो इसको देखिए, ये हमारा डीएनए हेलिक्स है। हमारे 2 स्ट्रैंड्स है डीएनए की, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंटी पैरेलल है हमारे। तो ये हमारा इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये सेगमेंट है और इस सेगमेंट में से हमारा आरएनए निकलेगा। तो अब ये जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ये हमारा प्रमोटर से बाउंड करता है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था, ये हमारा प्रमोटर से बाइंड हो जाएगा। अब प्रमोटर से बाइंड हो गई, हमारा आगे चलेगा, आगे की तरफ चल के क्या करेगा, हाँ, और ये जो बाउंड होता है इसको हम कहते हैं इनिशिएशन, क्योंकि हमारा प्रोसेस इनिशिएट हो गया, मतलब स्टार्ट हो गया, तो इसको हम कहते हैं स्टेप को इनिशिएशन। ये हमारा स्टेप 1 है। देन स्टेप 2 हमारा होता है इलोंगेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है ये हमारा इस डीएनए हेलिक्स की तरफ आगे को चलता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड पे काम कर रहा है ना, तो ये आगे को चलता है। और ये जो आगे को चल रहा है, पीछे ये आरएनए बनाता जाता है। ये पीछे आरएनए की निकल रहा है ना बन के, तो ये आरएनए इसका निकलता रहता है। अब ये आरएनए इससे निकल रहा है और ये आगे को चल रहा है। तो इसको ही कहते हैं हम प्रोसेस को इलोंगेशन, क्योंकि हमारा आरएनए इलोंगेट हो रहा है। अब लास्ट स्टेप होता है हमारा टर्मिनेशन, मतलब हमारा स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया प्रोसेस। तो इसमें हमारा टर्मिनेटर सीक्वेंस जो होता है, स्ट्रक्चरल जीन के एंड में टर्मिनेटर होता है। तो जैसे यहाँ पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज आता है, ये हट जाता है और हमारा आरएनए भी निकल के अलग हो जाता है। अब इस पूरे में हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे इन्होंने 2 फैक्टर मेंशन किए, सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर। तो क्या होता है कि हमारा आरएनए पॉलीमरेज ये तीनों स्टेप, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, तीनों तो नहीं कर सकता, इतना मल्टीपर्पज काम नहीं करता। ये सिर्फ हमारा उसकी तरह काम करता है, कैटलिस्ट की तरह। इसमें क्या होता है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करके हमारा न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट से ज्वाइन होता है। हमारे इसमें न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हमारा सबस्ट्रेट होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब मेन चीज़ हमारी क्या थी कि हमारा सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ये हमारा सिर्फ इलोंगेशन का काम खुद करता है, और बाकी ये इनिशिएशन और टर्मिनेशन के लिए इसको फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले इनिशिएशन का हमारा जो फैक्टर होता है वो सिग्मा फैक्टर होता है। ये इस पे देखिए, ये आरएनए पॉलीमरेज है बड़ा सा, और ये इसके ऊपर छोटा सा सिग्मा फैक्टर जो हमारा लगा है, ये हमारा इनिशिएशन फैक्टर होता है। तो ये इनिशिएशन फैक्टर क्या करता है, जब ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है आके, तो ये इसको इनिशिएशन का प्रोसेस करवाता है। फिर इलोंगेशन के प्रोसेस के लिए आरएनए पॉलीमरेज को किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, खुद करता है। फिर टर्मिनेशन का जब हमारा काम आता है, टर्मिनेशन का स्टेप आता है, तो आरएनए पॉलीमरेज को फिर से हेल्प की ज़रूरत होती है। तो इस पे हमारा टर्मिनेशन फैक्टर लग जाता है। टर्मिनेशन फैक्टर ये लग गया कि ये हमारा क्या होता है, रो फैक्टर। ये इस पे इस साइन बना हुआ है रो का, तो ये रो फैक्टर आके लगता है और ये इससे टर्मिनेशन का स्टेप कंप्लीट कराता है। तो ओवरऑल इसमें हमारे 2 फैक्टर यूज होते हैं इस प्रोसेस में। अब हम इसको रीड करते हैं। तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रमोटर से एंड इनिशिएट करता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। इस स्टेप को हम कहते हैं इनिशिएशन। तो ये फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन, और ये हमारा ये हुआ। और इसमें हमारा न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सबस्ट्रेट की तरह काम करता है और पॉलीमराइज कराता है टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में, फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी। मतलब वही टेम्पलेट स्ट्रैंड पे वो डिपेंड कर रहा है ना हमारा, तो टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन और कॉम्प्लीमेंटैरिटी तो हमारी हमेशा यूज होती है इसमें डीएनए या आरएनए के काम में। इट समहाउ आल्सो फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ द हीलिक्स एंड कंटिन्यूस इलोंगेशन। वही कि हमारा वो हीलिक्स को खुलवाता है और आगे इलोंगेशन करता चला जाता है। ओनली शॉर्ट स्टेट ऑफ आरएनए, हमारा जो आरएनए है वो सिर्फ थोड़ा सा अटैच रहता है उससे एंजाइम से, और बाकी वो पीछे को बढ़ता चला जाता है। और जैसे हमारा पॉलीमरेज वहाँ पहुँचता है टर्मिनेटर रीजन पे, वहाँ पे हमारा जो आरएनए बना वो नीचे निकल के आ जाता है। नेसेंट आरएनए फॉल्स ऑफ, हमारा गिर जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज भी हट जाता है डीएनए के ऊपर से। और ये स्टेप है हमारा टर्मिनेशन का। तो ये हमारा यहाँ पे था इलोंगेशन का स्टेप, ये आ गया हमारा टर्मिनेशन का स्टेप।
अब ये वो जो मैंने आपको फैक्टर वाली चीज़ बताई थी वो यहाँ पे आती है कि एक इंट्रीगिंग क्वेश्चन है कि हमारा आरएनए पॉलीमरेज तीनों स्टेप कैसे करता है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सिर्फ हमारा केपेबल है इलॉन्गेशन के प्रोसेस के लिए। इसे मार्क कर लीजिए कि आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ हमारे इलॉन्गेशन का प्रोसेस कर सकता है। तो उसको एसोसिएट ट्रांजिएंटली करना पड़ता है। ट्रांजिएंटली मतलब वो हट जाता है, फिर दूसरा लग जाता है, फिर वो भी हट जाता है। तो ये ट्रांजिएंट होता है, परमानेंट नहीं होता। तो वो एसोसिएट करता है इनिशिएशन फैक्टर के साथ और टर्मिनेशन फैक्टर के साथ। इनिशिएशन फैक्टर क्या है, मार्क करते हैं इसे। इनिशिएशन फैक्टर है हमारा सिग्मा एंड टर्मिनेशन फैक्टर है हमारा रो। तो ये हमारे दोनों इनिशिएट और टर्मिनेट करवाते हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रिस्पेक्टिवली। मतलब ये इनिशिएट कराता है, ये टर्मिनेट कराता है। Association with these factors alters the specificity of the RNA polymerase to either initiate or terminate। मतलब जो हमारा RNA polymerase है वैसे तो ये elongation कराता है, पर ये जो factors के साथ associate होते ही इसकी ना specificity बदल जाती है। मतलब ये specific बन जाता है एक process के लिए। तो initiation factor से जुड़ के ये specific बन जाता है initiation के लिए, termination factor से जुड़ के ये बन जाता है specific termination के लिए। तो यही बोला है इन्होंने कि ये इसकी alter कर देता है इसकी specificity। अभी हमारे यहाँ पे एक इंट्रिगिंग चीज़ आती है। हमने देखा था ना पीछे बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स हमारे मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक वो किस वजह से होते हैं, इस वजह से होते हैं क्योंकि जो उनका आरएनए बनता है ना वो हमारा डायरेक्ट प्रोसेस्ड होता है, उसको आगे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। व्हाट आई मीन टू से इज जो उनका आरएनए होता है उसमें सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं। लेट्स उनमें कह सकते हैं हम कि सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं, बीच में ना इंट्रॉन्स उसको वो नहीं करते खराब आरएनए को। क्योंकि जो हमारा यूकैरियोट्स में आरएनए बनता है उसमें हमें इंट्रॉन्स को हटाना पड़ता है, उसके बाद हमारा आरएनए जाके फंक्शनल बनता है। पर इनमें बैक्टीरिया में क्या होता है कि हमारा आरएनए एकदम फंक्शनल होता है, तो वो जैसे बन रहा होता है वो ऐसे फंक्शनल होता है। तो इसमें हमारा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही कंपार्टमेंट में होती है बैक्टीरियाज में। क्यों? क्योंकि हमारा आपको याद होगा वो मेम्ब्रेन बाउंड कुछ ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते। तो जो उनका न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, वो खुला होता है। वो उनका साइटोप्लाज्म में भी साइटोप्लाज्म में ही होता है प्रेजेंट। तो उनका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में कोई वो नहीं होता, डिस्टिंग्विश नहीं होता, डिफरेंस नहीं होता। तो इसलिए जैसे ही हमारा बैक्टीरिया में जैसे हमारा डीएनए है इसमें से हमारा आरएनए बन के निकल रहा है, तो उनका साथ के साथ यहाँ पे ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। मतलब हमारा साथ के साथ उसमें प्रोटीन्स आके लगने शुरू हो जाते हैं, अमीनो एसिड्स लगने शुरू हो जाते हैं, प्रोटीन फॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से इसमें कह सकते हैं बैक्टीरियाज में कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस कपल्ड होता है। ट्रांसलेशन आपको याद होगा आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यही हम मार्क करते हैं यहाँ पे कि बैक्टीरियाज में हमारा एमआरएनए को प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती, एक्टिव होता है। तो इसलिए और हमारा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही कंपार्टमेंट में हो रहा है। देयर इज नो सेपरेशन बिटवीन साइटोसोल एंड न्यूक्लियस। वही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में कोई वो नहीं है उसमें। तो इस वजह से हमारा ट्रांसलेशन जो है वो पहले ही शुरू हो जाता है एमआरएनए के पूरा ट्रांसक्राइब होने से पहले ही। मतलब जैसे अगर हमारा डीएनए है और इसमें से एमआरएनए ट्रांसक्राइब हो रहा है तो ये पूरा ट्रांसक्राइब होके हटे इससे पहले ही हमारा यहाँ पे वो शुरू हो जाता है, अमीनो एसिड्स लगने शुरू हो जाते हैं, मतलब ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम इनमें कह सकते हैं कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड होता है बैक्टीरिया में। यूकैरियोट्स में क्या होता है? यूकैरियोट्स में हमारे दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं। क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी ये है कि जो हमारा वो होता है यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वो 3 होते हैं। मतलब यही आरएनए पॉलीमरेज 3 में डिवाइडेड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर 3 में डिवाइड होते हैं। और इसमें क्या होता है, इनमें क्लियर कट डिवीजन होता है लेबर में। मतलब जैसे अगर हमारे 3 आरएनए हैं तो तीनों अलग अलग काम करेंगे, तीनों का काम डिसाइडेड होता है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पे एक टेबल लेके आती हूँ, उस टेबल को हम साथ के साथ वो करेंगे लेबलिंग उसकी, उससे हम इजीली समझ पाएंगे। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म में दे रखा है, ये लर्न करने के लिए मुश्किल होता है। तो ये टेबल मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, इसको साथ के साथ देखते जाएंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि हमारा आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज 1 मार्क भी कर लेते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये हमारा ट्रांसक्राइब करता है आरआरएनए। कौन से वाले? 28S, 18S एंड 5.8S। तो ये देखिए इसमें टेबल में इन्होंने बताया हमें, ये हमारे फॉर्म है आरआरएनए की। तो ये आरआरएनए हमारा 1 जो ये ट्रांसक्राइब करता है ये हमारा आरएनए के लिए करता है। लोकेशन हमारी इसमें एक्स्ट्रा एक पॉइंट है, लोकेशन होती है न्यूक्लियोलस। ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट, उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब इसमें इन्होंने ये नहीं बताया इस टेबल में कि कौन से होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे
और सेकेंड इन्होंने बोला है कि आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो हमारा ट्रांसक्रिप्शन करता है, किसका, टीआरएनए बनाता है, और 5SR आरएनए बनाता है, और SNRNA बनाता है। SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बनाता है। तो ये इन्होंने यहाँ पे लिखा है 3 आरएनए हमारा बनाता है, 5SR आरएनए बनाता है, टीआरएनए बनाता है, और एक एक्स्ट्रा हमारा SNRNA, तो वो भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। अब हमारा मेन हमें जो इस अपने पढ़ना है हमारा है RNA2। हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है RNA पॉलीमरेज 2। तो RNA पॉलीमरेज 2 जो है वो हमारा ट्रांसक्राइब करता है प्रीकर्सर ऑफ mRNA, दैट इज हेट्रोजेनस न्यूक्लियर RNA। क्या मीनिंग हुआ इसका कि हमारा mRNA बनने से पहले जो हमारा RNA होता है वो होता है HNRNA, और वो HNRNA हमारा ट्रांसक्राइब कौन करता है, RNA पॉलीमरेज 2। प्रीकर्सर क्यों हमारा होता है ट्रांसक्राइब, क्योंकि जो हमारा HNRNA होता है इसमें हमारे, आपको याद होगा, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जब हमारे इंट्रॉन्स हट जाते हैं तो ये तब हमारा mRNA में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या था, RNA पॉलीमरेज 2 हमारा ट्रांसक्राइब करता है HNRNA। ये इन्होंने यहाँ पे दिया है। इसमें टेबल में इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है तो हम इसमें से हटा देते हैं। SNRNA नहीं दिया बताया हमारा, इसमें इन्होंने सिर्फ mRNA बताया है, और mRNA भी कौन सा बताया है, HNRNA। तो अगर आपसे पूछे mRNA कौन सा पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करता है तो आप बोलेंगे RNA पॉलीमरेज 2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों RNA पॉलीमरेज का, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत एकदम वो है कि आता ही आता है। अब सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है हमारी, सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है कि जो हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनती है उसकी, मतलब हमारा जो नॉन फंक्शनल ये HNRNA जो बनता है हमारा, इसमें हमारे एक्सॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, और फिर एक्सॉन्स तो होते ही हैं, उनके बीच में हमारे नॉन फंक्शनल इंट्रॉन्स भी होते हैं। मतलब जो हमारे इंट्रॉन्स होते हैं ये कुछ काम नहीं करते, सिर्फ एक्सॉन्स चाहिए हमें, एक्सॉन्स ज़रूरी होते हैं। तो अब इन इंट्रॉन्स को हटाने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा, क्योंकि हमें mRNA को बनाना है। तो ये इंट्रॉन्स को हटाने के लिए जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है स्प्लाइसिंग। यहाँ पे हमारे इंट्रॉन्स हट जाते हैं और एक्सॉन्स हमारे जुड़ जाते हैं आपस में डिफाइंड ऑर्डर में। तो ये हम मार्क कर लेते हैं कि हमारे स्प्लाइसिंग का प्रोसेस है जिसमें हमारे इंट्रॉन्स हट जाते हैं और एक्सॉन्स जुड़ जाते हैं। एक दूसरी चीज होती है हमारा जो HNRNA है ना, ये अभी HNRNA है, मतलब ये स्प्लाइसिंग होने के बाद भी हमारा अभी HNRNA ही हम कह रहे हैं। इसमें क्या होता है, अब दूसरा प्रोसेस कैपिंग होती है, टेलिंग होती है। कैपिंग मतलब जो हमारा ये हमारा RNA है और इसकी ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। तो 5 प्राइम एंड पे क्या होता है, 5 प्राइम एंड को हम मान सकते हैं कि ये इसका हेड है। तो इसके हेड पे क्या होता है, इसके हेड पे हमारे कैप लग जाती है। किस चीज़ की कैप लगती है, हमारे यहाँ पे कैप लगती है मिथाइल ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगती है। और नीचे हम कह सकते हैं ये 3 प्राइम एंड वाला इसकी टेल है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे 200 से 300 वो लग जाते हैं, 200 से 300 एडेनाइलेट रेजिड्यूज लग जाती हैं, और इस वजह से हमारा जो ये HRNA है ये mRNA में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हम देखते हैं, इधर देखते हैं, डायग्राम दिया हुआ है हमें इसका। तो ये इसका डायग्राम है। इसमें इन्होंने ये बताया, देखो जैसे ही हमारा ये DNA था, इसमें से हमारा ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ये हमारा इलोंगेशन हुआ, टर्मिनेशन हुआ, और ये इलोंगेशन हो रहा है। तो ये हमारा वो निकल के आया, mRNA निकल रहा है। तो mRNA की हमारे ये जो फॉर्म होगी स्टार्टिंग में, इसका 5 प्राइम एंड फॉर्म होगा ना, क्योंकि हमारा जो पॉलीमरेज है 5 प्राइम टू 3 प्राइम काम करता है इस डायरेक्शन में। तो ये 5 प्राइम एंड जो इसका यहाँ निकल रहा होगा, इस पे यहाँ पे हमारी कैप लग जाएगी, मिथाइल ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट्स। ये मिथाइल ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट्स, 3p ट्राइफॉस्फेट्स की कैप लग जाएगी यहाँ पे। और फिर ये जैसे हमारे निकल के यहाँ से निकलेगा, टर्मिनेशन फैक्टर लगेगा, RNA यहाँ से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पीछे का जो 3 प्राइम एंड वाला पार्ट है, इस पे हमारी पॉली ए टेल लग जाएगी, मतलब हमारे एडेनाइलेट वो लग जाएंगे, क्या कहते हैं, रेसिड्यूज 200 से 300। पॉली एडेनाइलेशन कहते हैं हम इस प्रोसेस को, जब हमारी पॉली ए टेल लग रही होती है, टेलिंग। तो ये टेल लग गई, कैप लग गई, हमारा वो फॉर्म हो जाएगा इससे mRNA। और एक दूसरी चीज आप नोटिस करेंगे, इन्होंने यहाँ पे शो किया है, जो ये लाइट कलर्ड पोर्शन है ये हमारे एक्सॉन्स है, और ये जो डार्क कलर्ड रेड पोर्शन है हमारे इंट्रॉन्स है। तो ये हमारे ये वो है, क्या कहते हैं, mRNA। इसमें हमारे ये एक्सॉन इंट्रॉन है अभी, और फिर स्प्लाइसिंग होकर हमारे इंट्रॉन्स हट जाएंगे और एक्सॉन्स ज्वाइन हो जाएंगे, और फिर पॉली टेल लग जाएगी। तो आपको इसका स्टेप याद रखना है, इसका प्रोसेस का ऑर्डर याद रखना है। जैसे हमारी ये हो रही है साइमल्टेनियसली, कैपिंग तो हमारी साइमल्टेनियसली हो जाती है, क्योंकि 5 प्राइम एंड निकल के आ जाता है। तो जैसे हमारी ये हो रही है, क्या कहते हैं इसे,
ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है तो हमारे mRNA निकल रहा है, तो कैपिंग तो साइमल्टेनियसली हो गई। और फिर जैसे हमारा mRNA निकल के आता है तो सबसे पहले हमारी स्प्लाइसिंग होगी, स्प्लाइसिंग में हमारे इंट्रॉन्स निकल के अलग हो जाएंगे और फिर हमारे उसमें वो होगी पॉलीएडेनाइलेशन, मतलब हमारी एडेनाइलेट वो लगेंगे रेजिड्यूज, यहाँ पे 200 से 300 पॉली ए टेल लग जाएगी, और ये दोनों जब टेल और कैप होगी तो हमारा ये फंक्शनल mRNA बन जाएगा। तो हम यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं कि हमारी कैपिंग होगी, टेलिंग होगी। कैपिंग में क्या होता है, कैपिंग में हमारा मिथाइल गुआनिन ट्राइफॉस्फेट लगता है, ये हमारा यूजुअल न्यूक्लियोटाइड होता है जो कि हमारा 5 प्राइम एंड पे लगता है HNRNA के। टेलिंग में क्या होता है, हमारे एडेनाइलेट रेजिड्यूज लगते हैं 200 से 300 3 प्राइम एंड पे टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। और ये जो हमारा फुली प्रोसेस्ड HRNA है उसको हम कहते हैं mRNA। और ये जो हमारा पूरा प्रोसेस हो रहा था ट्रांसक्रिप्शन का, ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर हो रहा था। अब ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा निकल के mRNA हमारा, जब ये वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, फुली प्रोसेस हो जाएगा, तो mRNA हमारा निकल के आ जाएगा और फिर ट्रांसलेशन होगा हमारा साइटोप्लाज्म में। अब इस चीज़ की ये जो हमारी सिग्निफिकेंस है, ये जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आई, पहले तो ये लोगों को पता नहीं था साइंटिस्ट को कि क्यों होता है इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, क्यों है कि हमारा पहले एक्सॉन्स लगे हुए हैं, इंट्रॉन्स हैं, फिर ये करो ये करो ये करो, तो इतना लंबा क्यों है। तो इससे इन्होंने ये आइडिया लगाया कि ये जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है ये हमारा वो है, क्या कहते हैं, एंशिएंट फीचर है, क्योंकि हमारा पहले हुआ करता था ये जीनोम में यूज़ में आता था पहले, बट अब यूज़ में नहीं आता, तो ये उसका रेजिडुअल फीचर है कि ये पहले यूज़ होता था। और इससे क्या वो होता है, इससे क्या चीज़ प्रूव होती है, इससे ये प्रूव होता है कि हमारा स्टार्टिंग में वर्ल्ड जो है, हमारे ये अर्थ जो है, ये RNA वो था, यहाँ पे RNA वर्ल्ड था, मतलब RNA हमारा मेजर वो था जेनेटिक मटेरियल। जैसे अब DNA हमारा मेजर जेनेटिक मटेरियल है, तो पहले RNA डोमिनेंट वो था हमारा जेनेटिक मटेरियल। जैसे हमने पीछे RNA वर्ल्ड वाला जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था ना कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल हमारा RNA है एंड स्टेबल जेनेटिक मटेरियल हमारा DNA है।